एपिसोड 24 की शुरुआत होती है और हमारे स्याओ फैन को बताया जाता है जो कि पिछली वीडियो में जूकिंग से बचकर भाग आया था और फॉक्स प्रिंसेस के साथ एक गांव में पहुंच गया था जहां पर उसकी मुलाकात एक बुड्ढे से हुई थी। अब इतने में सीन से होता है और एक सैनिक को बताया जाता है जो कि सुसु ब्रेक लेने के लिए आया हुआ था। अब जो बंदा यहाँ पर सुसु ब्रेक शांति से ले ही रहा होता है तभी इस बंदे को आवाज आती है। ये बंदा चलता है तो अपनी सुसु बीच से ही रोक कर उस आवाज की ओर निकल जाता है। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है ना तो उसे यहाँ पर अपने ही साथियों की बहुत सारी लाश डली हुई देखने को मिलती है। अब भाई साहब जैसे ये बंदा इन लाशों को देखता है ना तो ये थोड़ा डर जाता है और थोड़ा पीछे हटने लगता है और यहाँ पर अपने गाँव में एक मैसेज भिजा देता है। अब जैसे ये बंदा मैसेज भिजाता है ना तो हमें एक पहलवान को बताया जाता है और ये पहलवान वही था जो एपिसोड 22 में हमें शुरुआत में बताया गया था। ये पहलवान चलता है तो इस गांव पर हमला करने के लिए आया हुआ था क्योंकि इस गांव से एक सेक्टर रहता था और उस क्लैन से इस पहलवान की बहुत बड़ी दुश्मनी थी। तो मतलब कि जो भी फैमिली है ना उसे निपटाने के लिए यहाँ पर अपनी सेना को लेकर आया हुआ था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें इसी गाँव के लीडर को बताया जाता है जो की यहाँ पर कहने लगता है की जितनी भी औरतें और बच्चे हैं उन्हें पहाड़ी पर लेकर जाकर छुपा दो ताकि पहलवान यहाँ पर हमला करने के लिए आ गया है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर ये बंदा एक कहता है ना तो बहुत सारे लोग गांव के औरतों और बच्चों को ले जाने लगते हैं लेकिन बहुत सारे औरतें और बच्चे थे इसलिए अधिकतर यहीं पर रह जाते हैं। अब इतने में हमें उसी बंदे को बताया जाता है जिसे कि सबसे पहले हमें डेजर्ट में बताया गया था। ये बंदा चलता है तो इसके पास जो एबल शक्तियां थी ना उसकी सहायता से आसमान से आग के बड़े बड़े गोले गिराने लगता है जिस वजह से जो गाँव था ना वो जलने लगता है। अब इतने में हमारे स्याओ फैन को बताया जाता है जो की जो पहलवान साइड के बंदे थे ना उन्हें मार रहा था क्योंकि जो पहलवान साइड के बंदे थे ना वो औरतों और बच्चों को चोट पहुंचा रहे थे। इसलिए हमारा स्याओ फैन जो भी बंदा किसी भी बच्चे पर हमला करता था ना तो उसे खत्म कर देता था क्योंकि हमारा स्याओ फैन इस बात से बहुत ही ज्यादा उदास था कि ऐसे ही उसके गांव को भी नष्ट कर दिया गया था एक समय में। इसलिए वो यहाँ पर जितने बच्चों और लेडी है ना उन्हें बचा सके इसलिए स्याओ फैन पहलवान साइड के बंदों को मार रहा होता है। अब इस गाँव में ऐसा सब कुछ चल ही रहा होता है तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जो फैंजियान पवेलियन के स्टूडेंट और वो बुड्ढा था ना उसे बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुके हैं और दूर से इस गाँव को जलते हुए देख रहे हैं। सॉरी फैंजियान पवेलियन नहीं फैंजियान वैली। अब इनमें से एक बुड्ढा चलता है तो तेजी से जो गांव है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। साथ ही साथ इस बुड्ढे के पीछे फैंजियान वैली के और भी स्टूडेंट और भी मास्टर वगैरह पीछा करने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन से होता है और दोबारा से हमें गांव का सीन बताया जाता है। अब इतने में इस गांव का पहलवान बोला जाए तो गांव का लीडर चलता है तो यहाँ पर एक पहलवान आ जाता है और जो पहलवान चलता है तो गांव के लीडर से लड़ने लगता है लगे तेरी ताकि वो गांव के लीडर को हराकर इस गांव पर अपने कबीले का राज कर सके। अब इनके बीच एकदम हमें तगड़ी फाइट बताई जाती है लगे तेरी। अब इनके बीच फाइट बताते हुए सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी रिकार्डिनेशन वाले बुड्ढे को बताया जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो फाइनली 30-35 साल बाद अपने कर्म से बाहर निकलता है। अब जैसे ये बाहर निकलता है ना और गांव की जो ऐसी हालत देखता है ना तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन चढ़ा लेता है। अब भाई साहब जैसे ये फॉर्मेशन चढ़ता है ना तो इस गांव पर जो भी आग के बड़े बड़े गोले गिरा रहा था ना वो बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा इस बुड्ढे से लड़ने के लिए इसके सामने आ जाता है कि अबे बुड्ढे तेरी उम्र हो चुकी है, तू मरता क्यों नहीं है? जो भी हो आज तू कुछ नहीं कर सकता, आज तुझे यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। अब जब बुड्ढा सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो बुड्ढे को कुछ शक हो जाता है और सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि तुम्हारे पास आखिर ये ईविल पावर कहाँ से आ गई, किसने तुम्हें ये ईविल पावर दी? अब जब ये बंदा सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना तो इस बुड्ढे को ये नजरअंदाज कर देता है और इस बुड्ढे से लड़ने लगता है। बुड्ढा चलता है तो वो भी सामने वाले जो भी 18-19 साल का बंदा था ना उससे लड़ने लगता है लगे तेरी। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमें फिर दो छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता है जिनमें से जो एक बच्चा था ना वो अपनी लकड़ी की तलवार से एक सैनिक से लड़ रहा था। जिस सैनिक चलता है तो इस बच्चे को मारने ही वाला होता है तभी यहाँ पर हमारा स्याओ फैन आता है तो इस कबीले वाले सैनिक को ही निपटा डालता है और इस कबीले वाले सैनिक से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी बच्चे पर हमला करने की। लेकिन भाई साहब अब स्याओ फैन किस्सा कहता है क्योंकि ये कबीले वाला सैनिक तो निपट चुका था। अब इसके बाद यहाँ पर स्याओ फैन चलता है तो आसपास के माहौल को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि जिस तरीके से उसके गाँव को उजाड़ा गया था उसी तरीके से इस गाँव को भी उजाड़ा जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके लिए प्रॉब्लमें बढ़ सकती हैं क्योंकि जैसे जैसे हमारा स्याओ फैन गांव को उजाड़ते हुए दिख रहा होता है वैसे वैसे हमारे स्याओ फैन के अंदर की जो एबल शक्तियां है ना वो भी जागृत हो रही होती हैं। इनमें अब स्याओ फैन चलता है तो जो अब उसकी एबल शक्तियां है ना उन्हें दबाने लगता है। अब जैसे ही स्याओ फैन दबाता है ना तो स्याओ फैन चलता है तो अपने ख्यालों में चला जाता है। बोला जाए तो सोल सी के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो टकला बुड्ढा हमारे स्याओ फैन को एक एबल शक्तियों की गोली दे रहा होता है। स्याओ फैन चलता है तो मना कर देता है
कि बुड्ढे अब मैं तेरी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला, मैं इस गोली को बिल्कुल भी नहीं लूंगा। बुड्ढा चलता है, बोले जाए तो हमारे स्याओफेन चलता है तो इस बुड्ढे पर हमला करने लगता है, लगे तेरी। ये बुड्ढा चलता है तो ये भी गुस्सा हो जाता है कि अगर तुम मेरी एविल शक्तियां नहीं लोगे ना तो मैं तुम्हें ये जबरदस्ती दे दूंगा। अब इतने में हमारा छोटा स्याओफेन चलता है तो मना करता है कि नहीं, मैं ये शक्तियां लेना नहीं चाहता। लेकिन इतने में हमारा बड़ा स्याओफेन चलता है तो इस बुड्ढे की एविल शक्तियां नहीं लेता, एविल कलर का मोती नहीं लेता, बल्कि इस बुड्ढे से लड़ने लगता है, लगे तेरी। ये बुड्ढा चलता है तो बहुत सारी आफ्टर इमेज बना लेता है, लेकिन हमारा स्याओफेन चलता है तो इन आफ्टर इमेजों से भी लगे तेरी लड़ने लगता है। इधर बाहर स्याओफेन चलता है तो जो भी गांव को नुकसान पहुंचा रहे थे ना जो भी लोग, उनसे भी हमारा स्याओफेन चलता है तो बाहर अपनी छड़ी से ईविल वाली शक्ति से लड़ने लगता है, लगे तेरी। लेकिन अब जे टकलू बुड्ढा चलता है तो हमारे स्याओफेन के अंदर बोला जाए तो सोल सी में वो एविल कलर की बॉल डाल देता है, जिस वजह से जो हमारे स्याओफेन है ना वो अपनी जो भी मतलब की फैमिली शक्तियां थी ना वो खोने लगती है और धीरे धीरे एविल शक्तियां उनकी जगह लेने लगती है। अब जब स्याओफेन ये दिखता है कि एविल शक्तियां उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है तो स्याओफेन चलता है तो और भी तेजी से जो भी इस टकलू बुड्ढे ने हमारे स्याओफेन के अंदर जो एविल शक्तियां निकाली है ना, बोला जाए तो डाली है ना, उन्हें हमारा स्याओफेन चलता है तो बाहर निकालने लगता है। लेकिन हमारा स्याओफेन जितना भी ट्राई करे वो इन एविल शक्तियों को बोला जाए तो उस एविल बॉल को बाहर नहीं निकाल पा रहा होता है। इस वजह से हमारा स्याओफेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि आखिरकार वो इन डेमोनिक शक्तियों को बाहर कैसे निकाले। लेकिन अब स्याओफेन चलता है तो इतना गुस्सा हो जाता है कि सामने जो टकलू है ना उस पर ही हमला कर देता है अपने शरीर के अंदर, जिस वजह से टकलू यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन अब जो स्याओफेन है ना वो पूरी तरीके से एविल शक्तियों के कंट्रोल में आ गया था और तो और स्याओफेन के माइंड पर भी एक डेमोनिक शक्तियां चढ़ गई थी। इतने में हमें जूकिंग को बताया जाता है। जूकिंग चलती है तो स्याओफेन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और किसी दुश्मन की तरह स्याओफेन का नाम लेती है। अब इतने में हमारे स्याओफेन को भी बताया जाता है जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी। स्याओफेन चलता है तो जूकिंग पर हमला करेगा या फिर नहीं, ये अब आपको अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ठीक है, हर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।